नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही थी, जैसा कि आपकी ज्योग्राफी सीरीज़ तो चल रही है जिसमें मैं आपको इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ा रहा हूँ, बट एनसीईआरटी सीरीज़ का चलिए आज 5th चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलिए, जैसे कि हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, आइए पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ सिर्फ मैं, बल्कि आपको ये बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है और कितना कंटेंट पढ़ना है और उसके कितने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप अगली बार पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि 6th क्लास के एनसीईआरटी के आप नोट्स बनाइएगा तो मैक्सिमम आपके 5 पेज में पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आ जानी चाहिए 6th क्लास की, और 5 पेज में ही 7th की भी आ जानी चाहिए। जैसे कि 15 पेजेस में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 6, 7, 8। ओके। और उसके बाद आप देखते हैं जैसे कि 9, 10th जो दे रखा है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उससे आप पढ़ेंगे तो आपको मेंस के लिए फ़ायदा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो चैप्टर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये पूर्व मौर्य काल है, जैसे कि बौद्ध। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन दे रखा है, जैसे कि हर चैप्टर में दे रखा होता है स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था। बता रहा है कि आप लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। जैसे कि हमारा देश जब से स्वतंत्र हो गया तब से हम जो अपना, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो हम चुनाव जो होता है अपने राष्ट्रपति का हमारे प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है, बट जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो प्रत्यक्ष किया जाता है। इसके भी कई रीज़न है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों किया जाता है, उसे जनता के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। तो इसके लिए मैं आपको जो पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो उस पर आपको कंप्लीट बताऊँगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। शासक कैसे बनते थे। अध्याय 4 में आपने पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जब यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कब हुआ? 3000 साल पहले। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे कि जब पूर्व मौर्य बौद्ध काल आ गया तो इसमें जो राजा नहीं थे उन्होंने, पुरोहितों ने बताया कि आप यज्ञ करके राजा बन सकते हैं। उस यज्ञ के बारे में बताया गया आपको। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेघ यज्ञ, जिसके द्वारा पुरोहित राजा के रूप में, जैसे कि एक अगर कोई, जैसे कि वर्ण जाति आपकी विभक्त हो गई थी, वर्ण में विभक्त हो गया था, तो आप बांट दिया गया था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो इसमें एक वैश्य जाति का भी व्यक्ति राजा बन सकता था यज्ञ करा के, अश्वमेघ यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। इस घोड़े को प्रतिष्ठित बता रहा है, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। इसमें बता रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई आपने रामायण या महाभारत देखी है तो उसमें जैसे कि बताते हैं कि एक राजा अपनी प्रतिष्ठा का दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा कितनी उसका राज्य है और राज्य विस्तार करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते थे कि अपने घोड़े को विचरण के लिए छोड़ देते थे। उसके पीछे पीछे उनकी सेना होती थी, तो घोड़ा जहाँ तक जाता था, अगर सामने राज्य का कोई दूसरे राज्य में चला जाता है और उस राज्य का राजा या वहाँ के किसी के द्वारा घोड़ा रोका जाता है, तो उस राज्य की सेना को इस राज्य की सेना से, जिस राज्य से छोड़ा गया घोड़ा, युद्ध करना पड़ता था। अगर वो युद्ध नहीं छेड़ते थे, उसे जाने देते थे, तो इसका अर्थ यह होता था कि उन्होंने उनकी मान लिया, यानी कि हार मान ली है, जैसे कि नतमस्तक हो गया उनके आगे। बताया गया है, देखिए घोड़े को जाने दिया जाता था। इसका यह मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर वो घोड़े को जाने जाते थे तो इससे साबित हो जाता था कि इन्होंने युद्ध नहीं किया, तो जो जिस राजा है, जो घोड़ा जिस राज्य का घोड़ा है, उस वहाँ के राजा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। चलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आपको सिर्फ लाइन बता देता हूँ पढ़ के। पुरोहितों द्वारा सम्मान संपन्न किया जाता था, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था।
अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जैसा कि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो अगर उन्होंने किसी ने उसकी घोड़ी को नहीं छुआ, टच नहीं किया, सबने जाने दिया तो शक्तिशाली माना ही जाएगा। और वैश्य वो अपना दिखाने के लिए, विख्याति के लिए करते थे अश्वमेध यज्ञ। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। बाघ की खाल, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन करता था? सारथी। सारथी ज्ञान करता था। चलिए, राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। अन्य लोग देखते थे बैठ के और राजा प्रक्रिया करता था। जैसे विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो वैश्य थे, अर्थात वो लोग क्या करते थे? उपहार लाते थे, बट फिर भी उनको कई शूद्र मानते थे इनको, और इन्हें शामिल नहीं किया जाता था अनुष्ठान में। इनको शामिल होने में प्रॉब्लम होती थी। कहीं कहीं पता चलते हैं हमें कि जैसे कि अब आपके सोर्सेस से कि इन्हें शामिल नहीं किया जाता था, इनका मनाही थी, इनके लिए मना किया गया था। जैसे कि इसमें शूद्र बता रहा है, ठीक है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। जो आपका वैदिक काल समाप्त हो चुका है, पूर्व मौर्य काल चल रहा है, तो इसमें कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। अर्थात सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। जैसे कि इसमें बता रहा है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया, थोड़ा सा वर्ड व्यवस्था बता रहा है तो आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया। बट ये आपको जो ऊपर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आए वो पूर्व मौर्य काल का है, बट इसमें जो बॉक्स में बता रहा है ये आपको उत्तर वैदिक काल में बता रहा है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद का रिटर्न हुआ था उत्तर वैदिक काल में ही। तो इसमें सामवेद में आपका संगीत है, यजुर्वेद में आपके यज्ञ के लिए, कर्मकांड के लिए है, और अर्थवेद में जादू टोना मंत्र दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वनडे एग्जाम देने जाते हैं, तो कि वेद त्रय किसे कहा जाता था? वेद त्रय में आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है, अर्थवेद उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, देखिए समाज विभक्त हो गया था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। जैसे व्यापारी भी धनवान थे, कृषक भी व्यापार धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों में 4 वर्ग में विभाजित किया, जिन्हें वड कहते हैं। वड, जैसे कि वड व्यवस्था बता रहे हैं। प्रत्येक वड के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वड ब्राह्मण का था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना था। जैसे कि इन्होंने सेल्फ डिवाइड किया था, तो इन्होंने अपना कार्य जो बताया कि इनका कार्य क्या है? अध्ययन करना है और यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और उनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ओके। तीसरा स्थान था विश्य वैश्य का, इनमें कृषक भी होते थे, पशुपालक होते थे, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वडों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र को कोई अधिकार नहीं थे। शूद्रों का था, इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन अभी मैं भी आया था, अभी पिछले पेपर में, जैसा मैंने देखा था, एसएससी का ही पेपर था, उसमें पूछा हुआ था किन्हें यज्ञ करने का, जैसे कि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। औरतों को जो भी शूद्रों के समान माना गया है, महिलाओं तथा शूद्रों को भी वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। जैसे कि महिलाओं को भी अधिकार नहीं था और शूद्रों को भी अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आपका, कि शूद्रों को और महिलाओं को
यज्ञ का और ज्ञान का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित जो कहते हैं, पुरोहितों ने जो वर्ण निर्धारण किया जन्म के आधार पर किया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण। बाद में लोगों को कुछ लोगों को अछूत माना जाने लगा। अछूत वर्गों में ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक। जैसा कि आप मध्यकाल में पहुँचते हैं या कुछ आगे बढ़ते हैं तो अछूत वर्ग किन्हें कहा जाता था? जो अलग से होते थे, जिन्हें शिल्पकार नहीं शामिल थे और शिकारी नहीं शामिल थे। अछूत उन्हें कहते थे जो कुछ काम, ऐसे काम होते थे, डिवाइड थे, जो काम करते थे। बट यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि अछूत में किसे किसे शामिल किया गया था? शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक। तो आप याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है, मोस्टली अगर बनाया जाए क्वेश्चन तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अस्पष्ट, जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे कि अछूत वर्ग में शिल्पकार को कैसे रख सकते हैं, बट यहाँ पे रखा गया है शिल्पकार को, शिकारी को और भोजन संग्राहक को। साथ ही इसमें वो लोग भी आते थे जो शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। इसमें शव को जलाने वाले या दफनाने वाले काम भी जो करते थे उन्हें भी अपवित्र माना जाता था। तो मोस्टली लोग इसमें जो ऑप्शन अगर दे दिया जाए कि अगर जो अछूत वर्ग में किसे रखा गया था, और ऑप्शन अगर एक दिया जाए ए शिल्पकार, शिकारी, और बी दे दिया जाए भोजन संग्राहक, शव दफनाने वाले, और सी दे दिया जाए चारों, तो काफ़ी लोग, मोस्टली लोग जो आंसर है आपका तीसरा या दूसरा लगा के आएंगे, सॉरी, जिसमें ऑप्शन होगा भोजन संग्राहक, शव को दफनाने वाला। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शिल्पकार भी हो सकता है क्या, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। देखिए, राजा और पुरोहित के बारे में भी बता रहे हैं कि राजा और जो पुरोहित ब्राह्मण थे उनके बीच में भी टकराव होता था। टकराव का रीजन मेन था, ये था कि राजा कहते थे कि जब हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो हमें सबसे ऊपर होना चाहिए। ब्राह्मण ने तो सिर्फ पूजा कराई है, यज्ञ करा रहे हैं, तो इनका स्थान क्यों ऊपर? इस रीजन से इनमें भी भेदभाव होता था। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान सम्मान करने का अधिकार सबका हो। जैसे कि शूद्र चाहते थे कि उन्हें भी अनुष्ठान यज्ञ करने का और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। इस काल में प्रभाव कोई विख्यात नहीं था, जैसे कि प्रभाव जो था सीमित था। चलिए अब जनपद के बारे में पढ़ेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पहले जो जन से बनते थे राजा, अब महाजनपद के राजन हो गए। ठीक है, बता रहा है इससे कि जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा या शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, जिससे आप काफ़ी बार देखेंगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा सेल्फ। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जनपद की बस्तियां बता रहे हैं। जैसे कि जनपद आपके पता चलते हैं, आपके 16 महाजनपद थे, 10 गढ़ राज्य थे। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान और मवेशियों तथा चावल, गेहूँ, धान, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के होते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस काल में किस रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे? तो देखिए, धूसर और लाल रंग के। किस रंग के? धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है। जैसे कि इसमें चित्रित मृदुभांड भी मिले हुए हैं, तो वही बता रहा है कि चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। चलिए, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जैसे कि इन बर्तनों पे जो पॉट्स मिले हैं, इन पे चित्रकारी भी की गई हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे महाजनपद बता रहे हैं कि करीब 2500 साल पहले, जिसे कि हड़प्पा का सभ्यता का अंत हो चुका था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल ये सब समाप्ति बता रहे हैं कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक
महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि कौन सी बीसी आपकी है, या 500-600 बीसी है, ईसा पूर्व, हिंदी में कहेंगे 600 ईसा पूर्व। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद थे ये जनपद में भी कुछ मुख्यता हासिल कर ली, तो इन्हें जनपद से महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई थी। लकड़ी की दीवारें, पत्थर, ऊंची दीवारें बनी थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया तथा कुछ अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि दर्शाना चाहते थे। जैसे कि यहाँ पे जो राजाओं ने अपने महल के चारों तरफ दीवार खड़ी की, दीवार बना लिया, चहरी दीवारी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हड़प्पा में जो महलों की तरफ चहरी दीवारी थी, इसमें धौलावीरा एक अपवाद स्वरूप था, जिसमें त्रिस्तरीय विभाजन था धौलावीरा का, और वहाँ पे चारों तरफ दीवार नहीं पाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए इसका रीजन बता रहे हैं क्यों करने लगे थे, आक्रमण के डर से और अपनी समृद्धि दिखाने के लिए कि वो कितने शक्तिशाली हैं या समृद्ध हैं। चलिए देखिए मैप शो कर रहा है, देखते हैं मैप। देखिए गंधार शो कर रहा है, गंधार, ये गंधार आपका, ये वैशाली है, वैशाली, और ये मगध, ये कौशंबी यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए कौशल यहाँ पे है, कौशल, और ये वज्र, ये अंग। तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ये आप चेक कर लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है मैपिंग के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक श्रम परिश्रम किया होगा, संसाधन की आवश्यकता पड़ी होगी। जैसे पता चलता है कि यहाँ पे योजनागत ही कार्य हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इतना बड़ा बना रहे हैं तो वही बताया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा ही था कि जो हड़प्पा के आपने वैज्ञानिक काल देखा था, उसमें उन्हें ज्यामिति का अच्छा ज्ञान हो गया था, ज्योमेट्री का। वहाँ से धौलावीरा से कुछ मिले हुए थे पॉट्स, कुछ ऐसे पॉट्स मिले थे जिनसे पता चलता है कि 45 डिग्री 90 डिग्री उनके स्थल, यानी कि 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री का पता लगाने के लिए कुछ ऐसे पॉट्स बना लिए थे। पॉट्स कुछ वस्तुएं थी, थिंग्स बना ली थी जिसे वो देखते थे। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जैसे कि अभी चेंजेस आया कि सेना रखने लगे थे नियमित तरीके से। जैसे कि पहले सेना नहीं रखते थे नियमित, उनके श्रेणी जो होते थे, जिनके व्यापारी समूह या अदर बटे हुए थे, जैसे जन कुल परिवार में, तो उसमें होती थी, अगर युद्ध होता था तो उसे लेके जाते थे उसी सेना को। बट अब बता रहा है कि यहाँ से रखने लगे थे कम्प्लीटली। कौशंबी किले की दीवार, देखिए चित्र दिखा रहा है कि कौशंबी किले की दीवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे अर्थव्यवस्था क्या थी, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। आपने देखा था कि हड़प्पा काल के आगे और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में, कि कैसे उपहार लेते थे, राजा को उपहार दिया करते थे और उपहार से राजा अपना काम चलाया करते थे। बट अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नियमित कर वसूलने लगे। जो मोस्टली क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि क्या उत्तर वैदिक काल में नियमित सेना रखते थे या उत्तर वैदिक काल के बाद पूर्व मौर्य काल में रखते थे। तो क्वेश्चन आप ये मोस्टली ध्यान रखिएगा कि किस काल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि पूर्व मौर्य काल आप पढ़ रहे हैं बौद्ध काल में, तो इसकी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस काल में लोहे के अच्छे हल हो गए थे, जिससे कृषि में वृद्धि हुई। महाजनपद का उदय के कारण, मेन कारण यही था कि महाजनपद क्यों बने, क्योंकि गंगा यमुना के तट के पास स्थित थे। जैसे कि आप देख रहे हैं मगध हुआ, ये सब तो गंगा तट, यमुना के तट के मैदान पर थे, तो इन्हें अच्छे हल मिल गए, कृषि की खेती अच्छी होने लगी, जिससे महाजनपद के रूप में विकसित हो गए।
और विशेषता क्या रही इस काल की? विशेषता में आप दो बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। एक तो धान रोपण की तकनीक, जैसे कि अभी आगे बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग बता रहे हैं यहाँ पे, कि 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग किसे कहा जाता था? कर जो लगा हुआ था उसे भाग कहते थे। कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। जैसे कि अगर कोई लोहार है या सुनार है, तो अगर कर नहीं दे पा रहा है तो राजा के वहाँ जाकर 1 दिन की मजदूरी करता था, समझ लीजिए। तो उसे कर के रूप में चुकानी पड़ती थी। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे वो अपने पशु दे देते थे राजा को। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जिससे पता चला है कि व्यापारियों पर भी कर लगाया गया था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी थे, खास संग्राहक थे, उन्हें वस्तुएं जो कलेक्ट करते थे उनसे कुछ वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। देखिए यहाँ पे कृषि में परिवर्तन क्या हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। जैसे मैंने आपको मोस्टली इम्पोर्टेंट पहले ही बता दिया। हल के अब फाल जो होते थे अब लोहे के बनने लगे। तो इस काल की विशेषता क्या है? लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। जैसे कि इससे पहले लकड़ी के फाल होते थे, बट अब लोहे के फाल बन गए, तो आसानी से खेती होने लगी। खेती में वृद्धि हो गई कि फसल ज़्यादा उगने लगी, जिससे जनसंख्या पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। तुलना में लोहे से फाल आसानी से उतर सकता है। इनसे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान पौधे का रोपण शुरू किया। जैसे कि पहले धान का पौधा रोपण नहीं करते थे, पहले बो देते थे ऐसे, बट उन्होंने अब सीख लिया कि रोपण करना है। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। देखिए बता रहे हैं कि जैसे पहले धान के पौधे छिड़क देते थे, उन्हें लगे रहने देते थे, बट अब क्या चेंजेस किया गया कि धान के पौधे पहले छोटे से उगाए गए, उन्हें कुछ समय बढ़ने दिया गया, फिर उन्हें दोबारा से काट के लगाया गया दूर दूर। तुलना में पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन मजदूर करते थे। चलिए, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कृषि में जो 2 परिवर्तन हुए याद रखिएगा। सूक्ष्म निरीक्षण बता रहे हैं मगध के बारे में। लगभग 100 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। महत्वपूर्ण क्यों बन गया? क्योंकि गंगा यमुना के तट पे था, लोहे के पाल विकसित हो गए थे, घिरा हुआ था, दक्कन का पठार था जहाँ लोहे की खानें थी, और मेंस रीजन्स और अदर रीजन्स थे, जैसे कि ये चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, तो एक सुरक्षा रूप में था। गंगा सोन जैसी नदियों ने महागध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, जैसे कि उपजाऊ भूमि थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर, देखिए यहाँ पे हाथी बहुत है, तो हाथियों को पकड़कर उन्हें शिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें हैं, जैसे कि दक्कन की खानें थी जो थी लोहे की खदान, हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। आगे देखते हैं। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र, जिसे पितृहंता भी कहते हैं, अजातशत्रु हुआ। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। बिहार में राजगृह, देखिए बता रहे हैं कि बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना जिसे कहते हैं, राजधानी बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि देखिए इसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं बिंबिसार था, उसके बाद अजातशत्रु थे, इन्होंने किया। तो इसमें आप जब कोई मोस्ट इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक, तो इसे आप पढ़ लेंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे कि बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसे
पितृहंता भी कहते हैं। और अजातशत्रु जब शासक बना तो उसके 8 साल बाद, जैसे कि ये शासक बना तो बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बनता है, उदयन के बाद नागदशक, और फिर अमात्य शिशुवंश की स्थापना होती है। शिशुवंश के बाद फिर महापद्मानंद आते हैं, पद्मवंश का स्थापना होती है, नंदवंश की सॉरी, और नंदवंश के बाद फिर सिकंदर आता है। उसके बाद मौर्य शासन होता है। जैसे कि आप क्लियरली पढ़ेंगे लाइन टू लाइन कि कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर क्लियर हो गया हिस्ट्री तो आप कभी फ्यूचर में नहीं भूलेंगे। सबसे मेन बात होती है हिस्ट्री की। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। देखिए यहाँ पे कोई आगे का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बट आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के आपके अंदर भी इच्छा होगी कि आप जाने किसके बीच में क्या हुआ था, कि अमात्य शिशुवंश और राजधानी पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाई, किसने स्थापना की। जैसे कि उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की, और जो शिशु अमात्य था, जब नागवंश की स्थापना होगी शिशु अमात्य की, तो वो राजधानी को स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे पाटलिपुत्र से राजगृह ले जाते हैं, पर इनका पुत्र जो होता है कालाशोक फिर से पुनः राजगृह से पाटलिपुत्र ले आता है। ठीक है, 2300 साल से पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। देखिए बता रहे हैं कि व्यास नदी के किनारे तक आ गया था। उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इसके भी कई रीजन थे, जैसे कि वो भी काफ़ी थक चुके थे और परिवार से इतने दिन तक दूर रहे थे, और जैसे कि उनके अंदर भी भय था कि भारतीय शासक काफ़ी शक्तिशाली हैं, कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उनके अंदर भी भय था। देखिए वज्जी के बारे में बता रहा है। गढ़, जैसे कि आप जनपद जानते हैं कि 16 जनपद थे, उसी तरीके से 10 गढ़ राज्य थे। लिच्छवी, वैशाली, मिथिला, विदेही। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फुल कॉन्सेप्ट पता चलेगा। जैसे मैंने आपको 4 से 5 नाम बताए हैं, बाकी के नाम आप सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, और संघ अर्थात संगठन, तभी गढ़ राज्य कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। जैसे कि बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम था यहाँ पे, और स्त्रियां दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो जैसा कि क्वेश्चन अभी मेंस में आया हुआ था, क्या गणराज्य में डेमोक्रेटिक शासन था आज के तरीके से? तो इसका जवाब था नहीं, ऐसा तो नहीं था। जो कि देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें जो सभाएं होती थी, इसमें स्त्रियां नहीं शामिल हो सकती थी, दास नहीं शामिल हो सकते थे, कामकार नहीं शामिल होते सकते थे। इसमें अल्प मात्रा में सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण होते थे, उसमें भी उनकी स्त्रियां नहीं होती थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे रीजन भी बताया गया होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। देखिए कहाँ से लिया गया? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ, जैसे कि अजातशत्रु ने इनमें फूट डाली कि आपस में, जैसे कि उन्होंने डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपनाई थी जो इनके लिए छोटे से राज्य थे उसके लिए अनुकूल नहीं थी। तो इसमें अजातशत्रु ने, जैसे कि सब एक साथ थे तो अजातशत्रु तो नहीं हरा सकता था, पर इसने अपने मंत्री, जैसे कि अजातशत्रु का महामंत्री जो था उसका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था। ओके, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं बताऊँगा अगली क्लास में। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार, देखिए यहाँ पे नाम बता दिया गया है, वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं?
तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? बुद्ध ने पूछा वशिकार से। क्या उन्हें पता चला कि ऐसा होता है? उन्होंने ऐसा कहा कि वज्र तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। जैसे कि बाद में होता है, वत्स्यकार के द्वारा अजातशत्रु इनमें आपस में फूट करा देता है, फूट पड़ जाती है जिससे ये अलग अलग हो जाते हैं, तो अजातशत्रु के लिए जीतना आसान रहता है। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, बंधक नहीं बनाएगा, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेगा, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। देखिए बता रहे हैं कि गुप्त ने 1500 साल पहले से अपने राज्य में शामिल कर लिया। चलिए एटलस में बता रहा है कि एथेंस और यूनान को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक कहा जाता था। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। देखिए आपको बता रहे हैं कि जिसमें दास नहीं शामिल थे, सभा होती थी जिसमें 30 साल के ऊपर के जो पुरुष थे उनको नागरिकता थी और एक साल में 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, बट नागरिक कौन ले सकता था? जो 30 साल से ऊपर थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी के द्वारा की जाती थी। देखिए बता रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। सोचिए कि लॉटरी सिस्टम तभी भी चालू था और अभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देनी होती थी, औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। देखिए बता रहे हैं कि प्रजातांत्रिक था, बट जब औरतों को नागरिक का दर्जा ही नहीं था तो कैसे कह सकते हैं कि प्रजातंत्र था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने के काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखिए चलिए हमारा चैप्टर एंड समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं अगर कुछ मिलता है। राजा अश्वमेध वर्ड जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ प्रजातंत्र, उपयोगी शब्द बताए गए हैं। शब्द जो चलिए देखते हैं सही या गलत बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ऐसा तो नहीं था, यज्ञ में तो आमंत्रित नहीं किया जाता था, उनसे छूट ना देने वाले से युद्ध होता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। सारथी जो होता था उनकी जय जयकार करता था, उनके गुणगान करता था, बट जल का छिड़काव नहीं करता था। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले हैं? महल तो नहीं मिले, उन्हें झोपड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे ऐसा तो कोई क्लियर नहीं हुआ है, जो चैप्टर में बता रहा है कि हाँ चित्रित दूसरे पात्र मिले हैं, तो अगर पात्र मिले हैं तो उनमें अनाज रखा ही जाता होगा, या सजावट के लिए प्रयोजन होगा या अनाज रखने के लिए। जैसा कि आपने काल में पढ़ा था कि 3 हड़प्पा में आप पढ़ते हैं तो 3 प्रकार से यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ भी हो गया, महाजनपद में बहुत से नगर किलाबंद थे, नज़दीक किलाबंद कर रखा था। जैसे कि आपने राजा जाना, इसका मेन रीजन जो थे कि अदर राज्य से सुरक्षा होती थी और अपनी प्रसिद्धि भी दिखाते थे। समाज के कौन कौन से समूह जो गढ़ों के हिस्सा में नहीं लेते थे? देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है। तिथि कि लगभग 3000 साल पहले महाजनपद का विकास हुआ। तीन हजार साल पहले महाजनपद का विकास और आक्रमण 3000 साल पहले, जैसे कि 300 साल पहले होता है 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण होता है, और लगभग 2300 साल पहले गढ़िया संघों का अंत। ये 1500 साल पहले जिससे कि बौद्ध गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है, उसके बाद होता है। क्या तुम्हारे जनपद थे? ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हटाइए। चलिए आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका जो चैप्टर है
नए प्रश्न नए विचार बुद्ध के बारे में दिया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कृपया चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और मैं आपको, जैसे कि आपने यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम अगर दिया होगा मे बी, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने वो क्वेश्चन सारे बता दिया। उसमें क्वेश्चन की आंसर बना के डाली है, वो आप वॉच कर सकते हैं। और मैं यूपीएसएससी में आपकी उसका जोग्राफी का चल रहा है हमारा फिज़िकल, इंडियन फिज़िकल मैप चल रहा है। तो उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आज तो मैंने बाउंड्री लाइन बताई थी कि किस नाम से जानी जाती हैं, लोंगेवाला, मोरहे, बाघा बॉर्डर, नाथुला, इस तरीके से बताया जिससे कि इम्पोर्टेंट आ जाता है। और इसी में मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो आप कृपया वो चैनल भी देख लीजिए। वो सॉरी चैनल नहीं, इसी सेम चैनल पे है, वो वीडियो भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू।